हेलो गाइस, केमिकल काइनेटिक के हमने बहुत सारे टॉपिक्स अब तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ हुआ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुआ या फिर मॉलिक्यूलरिटी हुआ। ठीक है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक के। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि हम ऑर्डर को ही कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे हमें बहुत सारे क्या होंगे, ग्राफ दिए होंगे या फिर डेटा दे रखा होगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है ना। तो हम उनको ऑब्जर्व करके ये पता करेंगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, जिन मेथड्स को ऑब्जर्व करके हम पता करते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन का हम ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसके दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। वैसे तो मेथड बहुत सारे हैं इसके, लेकिन दो बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है वो ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड और जो सेकंड मेथड है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड्स, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। ठीक है। तो आज हम जो है सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने वाले क्या, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में क्या है, डिफरेंट ग्राफ्स दे रखे होंगे। ग्राफिकल मेथड में हमें डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ दे रखे होंगे। हमें उन ग्राफ को ऑब्जर्व करके ये पता करना होगा कि कौन से ऑर्डर का ग्राफ है। अरे हम जब जीरो ऑर्डर पढ़ रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे, वहां पर हमने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए थे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है ना। तो उन ग्राफ को हमें पता होना चाहिए। और ये जो ऑर्डर अगर पूछेगा और ग्राफिकल मेथड का यूज करवाएगा तो हमें वहां पर ग्राफ दे रखे होंगे। ठीक है ना। उन ग्राफ को हमें देखना होगा। जैसे अगर हम लेते हैं कोई रिएक्शन ए और चेंज हो गई प्रोडक्ट के अंदर, ई के अंदर। ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट ग्राफ दे रखे होंगे। जैसे अगर हमने ले लिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम दोनों के बीच में अगर ग्राफ ऐसे आता है, अगर ग्राफ ऐसे आएगा मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ में स्ट्रेट लाइन आता है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ में अगर स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब है कौन सी रिएक्शन है, अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो ये कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर। ऐसे ही अगर लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, लॉग और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में अगर ग्राफ है, मान लो ऐसे आता है, स्ट्रेट लाइन में हो और नेगेटिव स्लोप के साथ में हो, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। कौन सा ऑर्डर होगा, कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसे हमें दिखाई देगा वहां पर क्वेश्चन के अंदर। हमें ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद में हम देख लेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। ऐसे ही 1 upon concentration
ऐसे मान लेते हैं, और टाइम के बीच में ग्राफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ कुछ ऐसे आता है। पॉजिटिव स्लोप के साथ में, ठीक है ना, पॉजिटिव स्लोप के साथ में 1 अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर ऐसा हुआ तो वो कौन सी हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर। ऐसे ही अगर मान लो वन अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर और यहां पर टाइम, अगर इनका जो ग्राफ है वो ऐसे आता है, अब देखो यहां पर दोनों में डिफरेंस है, यहां पर 1 अपॉन कंसंट्रेशन है और यहां पर कंसंट्रेशन है इसका लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ग्राफ आता है तो इसका मतलब कौन सी होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ये सब ऐसे ग्राफ हमें एग्जाम के अंदर दिए होंगे, इन ग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना होगा और उसके बाद ऐसे अगर मान लो यहाँ पर 1 अपॉन कंसंट्रेशन का क्यू होता है तो वो फोर्थ ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लो 1 अपॉन कंसंट्रेशन n पावर में आ जाए तो n-1 ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के अगर ऐसे ग्राफ हमें ऑब्जर्व होते हैं तो हम इजीली वहां से पता कर लेंगे कि कौन से ऑर्डर की है रिएक्शन। ऐसे भी हो सकता है रेट वर्सेस, यहां पे हमने रेट ले लिया, यहां पे टाइम ले लिया, या कंसंट्रेशन ले लेते हैं। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ जो है वो ऐसे आता है, तो कौन सा होगा, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन वर्सेस रेट, कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करता, तो यहां पर हो जाएगी जीरो ऑर्डर। ऐसे अगर मान लिया हमने यहां पे रेट आ गया और यहां पे कंसंट्रेशन, अगर ये दोनों का ग्राफ है वो ऐसे आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी हम देख चुके हैं ग्राफ। तो ये कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे अगर मान लो हमारे पास में रेट और यहां पे हमने ले लिया इसका जो ग्राफ है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। यहां पर देखो कंसंट्रेशन का स्क्वायर लगा हुआ है, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। तो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड ऑर्डर का ग्राफ कुछ कैसे होता है। अगर हमने ग्राफ को सही से ऑब्जर्व कर लिया तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमारे कुछ ग्राफ, और भी बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं जिनसे हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो हमें ये जो ग्राफ है वो पता होना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। जहां पर ग्राफ हमें दिया होगा नोट कर लो इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, जैसे मान लिया कोई रिएक्शन है, वो दे रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्ट होके प्रोडक्ट को ये फॉर्म करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन उसने ये बोल रखा है कि ए का जो है ग्राफ कुछ ऐसे, ए का जो है टाइम के साथ
कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा है, मतलब ए टाइम के साथ में ऐसे चेंज हो रहा है, उसका ग्राफ ये है। और अगर बी की बात करते हैं, अगर बी की बात करते हैं तो बी का जो रेट है वो कुछ ऐसे चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन के साथ में। यहाँ पे अगर बी लिया है तो बी का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, हमें इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। पूछ ये रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ। तो इन ग्राफ को हमें देखना है, उसके बाद ये बताना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो इस वाले ग्राफ को देखते हैं। पहले हमारे पास देखो दो रिएक्टेंट है, एक ए और दूसरा बी, दोनों के लिए हमें अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं। तो इनके रेस्पेक्ट में हम ऑर्डर को देख सकते हैं। जैसे हमने ए देखा, ए वाला ग्राफ ए वाला है, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दोनों का जो है वो चेंज कैसे हो रहा है, नेगेटिव स्लोप के साथ में चेंज हो रहा है। इसका मतलब कौन सा होगा, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर। अब इधर आते हैं रेट और कंसंट्रेशन। अरे बी के लिए देखते हैं, तो बी के लिए देखते हैं तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर का होगा ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि ए और बी, ए का जो है वो ऑर्डर कितना है, जीरो ऑर्डर, और जो बी है बी का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ओवरऑल जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ओवरऑल ऑर्डर वो कितना हो जाएगा। अरे इसका तो जीरो हो गया ना, जीरो, और इसका वन, तो इसका जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, वन ऑर्डर। तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की पूरी रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसका जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या है, वन। ऐसे ही हमें ग्राफ्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद जो भी ऑर्डर को डिटरमाइन करना होगा उसको हमें डिटरमाइन करना है। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड, बहुत ही सिंपल है। हम इजीली ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की है रिएक्शन। जो सेकंड है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी है, वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड्स। तो ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, दूसरा है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। सेकेंड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। और इस मेथड में क्या करते हैं, हम वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज करते हैं। अरे इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो हम पढ़ चुके हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, दोनों के लिए पढ़ चुके हैं, और दोनों ही रिएक्शन इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन जो आएगा वो जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर से आएगा, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, हमें कुछ डेटा दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा होगा, यहाँ पर दे दिया हुआ उसने कंसंट्रेशन। जैसे कोई रिएक्शन ले लेते हैं, यहीं पर एक चेंज हो रहा है इसमें प्रोडक्ट के अंदर, तो ए का जो कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट दे रखे होंगे। जैसे यहाँ पर टाइम 0 हो गया, यहाँ टाइम 5 मिनट्स हो गया, यहाँ पर 10 मिनट्स हो गया, और कंसंट्रेशन दे रखा होगा यहाँ पर, जैसे मान लिया 15 यहाँ पर था, 10 यहाँ पर होगा, और 5 यहाँ पर, ऐसे दे रखा होगा। कम से कम 3 कॉलम दे रखे होंगे, तो 3 वैल्यूज कंसंट्रेशन की दे रखी होंगी और 3 वैल्यूज टाइम की दे रखी होंगी, ठीक है। तो हमें इस टेबल को देखना है, जो भी टेबल के अंदर कंसंट्रेशन और टाइम दे रखा है उसको देख के
हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है। और हिट एंड ट्रायल मेथड का जब यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज करना है? फर्स्ट ऑर्डर वाले का। अब तुम कहोगे फर्स्ट ऑर्डर वाला क्यों कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर वाला सबसे पहले इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो 12th क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इतने ज्यादा इंपोर्टेंट तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेटा रखा हुआ, तो हिट एंड ट्रायल करेंगे पहले। किसके लिए? चेक फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें जो है वो ये चेक करना है ये फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर का हमें फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? T 2.303 डिवाइडेड बाय K log A नॉट डिवाइडेड बाय A। ओके, और इस मेथड में हम क्या करते हैं? K का यूज करते हैं। तो K का यूज करके मतलब K की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अरे कंसंट्रेशन टाइम यहाँ पे दे रखा है ना, तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? K की वैल्यू मतलब रेट कांस्टेंट। तो K क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइडेड बाई T log A नॉट डिवाइडेड बाई ओके। अब हम क्या करेंगे? दो सेट बनाएंगे, तो 2 सेट बनाएंगे। जैसे एक वैल्यू यहां पे दे रखी होगी, एक वैल्यू यहां पे दे रखी होगी, एक वैल्यू यहां पे दे रखी। डिफरेंट हमारे पास में 3 वैल्यूज होंगी कंसंट्रेशन की। ऐसे डिफरेंट हमारे पास में यहां पर टाइम होगा। तो एक सेट मान लो हमने ऐसे बना लिया इन दोनों, ठीक है ना। तो टाइम का सेट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा इन दोनों ग्रुप का। एक तो ये हो गया, एक और सेट बनाना है, एक यहां से यहां पे ले लिया। अब ऐसा नहीं हमने यहां से यहां पे लिया, ऐसे भी ले सकते हैं, यहां से लेके यहां तक, इस वाले बॉक्स को इस वाले बॉक्स को ले सकते हैं। मतलब हमें दो डिफरेंट क्या करने? सेट लेने, डिफरेंट दो वैल्यू लेनी है हमें कंसंट्रेशन की और टाइम की। ओके, वैल्यूज को लेने के बाद में हम क्या करेंगे? K की वैल्यू को देखेंगे। किसकी वैल्यू देखेंगे? K रेट कांस्टेंट। जो रेट कांस्टेंट होगा इस वाले सेट के लिए और इस वाले सेट के लिए अलग अलग आएगा या सेम आएगा, वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है ना। तो K की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। फाइंड टू वैल्यू ऑफ K। तो रेट कांस्टेंट की उसके बाद हम क्या करना है? फाइंड टू वैल्यू ऑफ K की दो वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम क्या करना है? ये चेक करना है कि जो दो वैल्यू आई है K की, जो दो वैल्यू टू वैल्यूज K की आई है वो कोई ऐसा तो नहीं है सेम है। और अगर वो वैल्यू सेम हो गई K की तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर K if two value of K are same, then first order, ओके। तो अगर K की जो है वो टू वैल्यू सेम हो गई देन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ओके। तो यहां तक हमें क्या करना है? फिर से रिपीट करता हूं, हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर को चेक करना है, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज करना है। उसके बाद हमें ये टेबल क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, इस टेबल को यूज करना है और फिर दो सेट बनाने, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, दो सेट मिल जाएंगे हमारे पास में। इन दो सेट का यूज करके हमें K की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर K की वैल्यू, दोनों जो K की वैल्यू आएंगे डिफरेंट कंडीशन में, अगर K की वैल्यू सेम आ जाती है मतलब इक्वल हो जाती है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। लेकिन अगर हमारी वैल्यू यहां पर डिफरेंट आती है, अगर हमारी वैल्यू यहां पर डिफरेंट आती है K की, फिर हम क्या करेंगे? चेक जीरो ऑर्डर। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? फिर चेक जीरो ऑर्डर। उसके लिए हमें बताइए क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ A नॉट माइनस KT। तो KT इधर लेके आ जाएंगे तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इक्वल टू हो जाएगा A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाय T।
अब जैसे हमने प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर के साथ में किया था, वैसे ही प्रोसेस हमें अब क्या करना है, इसके साथ में करना है। किसके साथ में? जीरो ऑर्डर के साथ में करना है। तो जीरो ऑर्डर में हम करने के बाद में, जैसे हमने दो सेट बनाए थे, यहां पर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे और के की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू जो होंगी, टू जो के की वैल्यू मिलेंगी, अगर वो सेम आ जाती है, इसका मतलब वो कौन सा है? जीरो ऑर्डर। ओके, ऐसे ही हमें हिट एंड ट्रायल करते रहना है। फर्स्ट का सबसे पहले करना है, फिर जीरो का करना है, फिर भी नहीं आता फिर सेकंड का करना है, फिर थर्ड का करना है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो हमारा आंसर होगा वो कहां पर होगा? या तो फर्स्ट ऑर्डर में होगा या फिर जीरो ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो ये सब हमें प्रोसेस करना है। उसके बाद हिट एंड ट्रायल करके हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करना है। ओके, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट ए चेंज हो गया प्रोडक्ट के अंदर, और यहां पर क्या है, वैल्यूज दे रखी है। यहां पर वैल्यू दे रखी है, यहां पर कंसंट्रेशन और यहां पर टाइम। तो एक टेबल में यहां पर दे रखा है 50। कंसंट्रेशन की यूनिट मान लेते हैं मोल पर लीटर, और टाइम मान लिया हमने सेकंड में दे रखा। तो ये 50 हो गया, यहां पर 30 दे रखा है और यहां पर 18 दे रखा है। सब यहां पर 0 दे रखा है, यहां पर 10 दे रखा है और यहां पर 20 दे रखा है। वैल्यूज को मान लेते हैं। तो ये वैल्यू दे रखी है। अब हमारे पास क्वेश्चन मिल गया, हमें क्या करना है? फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब जैसे मैंने लास्ट मेथड में बताया था, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? अरे इंटीग्रेटेड मेथड का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर चेक कर लेते हैं। चेक फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल टू 1/T 2.303 log base 10 A0 डिवाइडेड बाय। ओके, तो अब क्या करना है? हमें सेट बनाना है। सेट कैसे बनाएंगे? जैसे मान लिया हमने एक सेट बना लिया, ये वाला। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लेंगे? 50। 10 सेकंड के बाद देखते हैं कितना हो गया? 30 रह गया। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है हमें। तो T इक्वल टू कितना जाएगा? 2. हम K की वैल्यू चेक करते हैं, 2.303। अब टाइम देखते थे कितना हो गया? 10 सेकंड। अरे 10 सेकंड टाइम हो गया ना, तो नीचे कितना लिखेंगे? 10 और ये log 10। अब A नॉट की वैल्यू कितनी? 50। A नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 50 और ये हो गया 30। ओके, इतना हो गया। अब इस इक्वेशन को, इसको K1 मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट सेट के निकाल रहे हैं। तो K1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2.303 डिवाइडेड बाई 10 log 10, और ये 0 to 0 कट जाएगा तो 5/3।
ओके, यहां तक वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करेंगे, अब दूसरा सेट बनाते हैं, K2 की वैल्यू निकालते हैं। तो K2 निकालते कितना आएगा। अब दूसरा सेट मान लो कहीं से बना लेते हैं, सपोज मान लो ये वाला बना लिया हमने। इनिशियल 50 हो गया और फाइनल 18 रह गया। अब कितने टाइम में चेंज हुआ है, अरे 20 सेकंड के अंदर चेंज हुआ है। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहां से लेके यहाँ तक 20 और इनिशियल का 50 और फाइनल कितना हो जाएगा, मतलब रिमेनिंग कितना बचेगा 80। तो वही फॉर्मूला यूज करो, 2.303 डिवाइडेड बाय कितना रखेंगे यहाँ पर, अरे टाइम कितना है यहाँ पर 20, यहां से यहां तक 20 सेकंड्स में हुआ है। और ये लॉग इनिशियल 50 और ये रिमेनिंग कितना बचा है यहाँ पर 80। ओके, हमने ये दूसरा जो सेट लिया है उससे वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। अब K2 इक्वल टू कितना होगा, 2.303 डिवाइडेड बाई 20 लॉग, इसको कट कर देते हैं, 2 से कितना बचेगा 25 डिवाइडेड बाय 9, 2 से हमने इसको कट कर दिया तो कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाय 9, इतना आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 3। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 20 लॉग ये 5/3 की पावर 2। ओके, अब जो 2 होगा वो बाहर आ जाएगा निकलते। अरे जो 2 होगा लॉग के आगे अगर यहाँ पर लगा हुआ है, बेस कितना है 10 है, बेस कितना है 10 है। तो अगर ये 2 होगा ये आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आगे आएगा तो 20 को कट कर देगा, कितना बचेगा 10। तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.303 और ये ऊपर 2 आ जाएगा, इधर लगा के कट कर देगा यहाँ पर 10 और ये लॉग 10 5/5। अब देखो ऑब्जर्व करते हैं, हम K1 ऑब्जर्व करते हैं, K1 की वैल्यू को और K2 की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। K1 की वैल्यू को और K2 की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखता है कि दोनों ही वैल्यू कैसी है, अरे सेम है। यहाँ पर भी देखो और यहाँ पे भी देखो, दोनों की जो वैल्यू है K1 और K2 की वैल्यू को सेम मिल रही है। और हमने फॉर्मूला कौन सा पुट किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का था उसको हमने यहाँ पर यूज किया था और देखा तो K1 और K2 दोनों सेम हो गए। तो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। मतलब ये जो है रिएक्शन को क्या फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है, ठीक है ना। यहां पे लिखते हैं K1 एंड K2 आर सेम सो फर्स्ट ऑर्डर yes। ओके, K1 एंड K2 की वैल्यू कैसे हुई, सेम हो गई, इसीलिए जो रिएक्शन है वो कौन सा ऑर्डर की हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही यहाँ पर एग्जाम के अंदर टेबल दे रखे होंगे, उन टेबल को हमें बहुत सही से ऑब्जर्व करना है और देखना है। यहाँ पे मैंने देखा था आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्व इजीली नहीं किया था, इसको सॉल्व मैंने नहीं किया था, इसको एक बार छोड़ दिया था, उसके बाद इसको देखा, ऐसा ही देखना है। क्योंकि अगर यहाँ पर हमने यूज किया लॉग 5 और 3 तो या तो टेबल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर लॉग 5 या 3 की वैल्यू दे रखी होगी, अगर नहीं दी हुई है इसका मतलब समझ जाओ यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। आगे जाकर के K2 को हम सॉल्व करेंगे, कुछ काटपीट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर सेम हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें देखना है बहुत सही से और ऑब्जर्व करना है। जैसे ग्राफिकल मेथड हुआ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हुआ, इन सबके टेबल्स को या ग्राफ को हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमने सही से देख लिया और इंटीग्रेटेड रेट लॉ हुआ या ग्राफ को सही से यूज कर लिया तो हम बहुत ही इजीली ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं, रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं।
इसीलिए ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सही से पढ़ते रहिए। और भी बहुत सारे मेथड है उनको भी देखते रहिए, और ग्राफ्स को या फॉर्मूला को याद रखिए, जिससे हमें इन सब चीज को देखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और क्वेश्चंस को जिससे रिलेटेड जो भी हो उनको सॉल्व करते रहिए। आज हमारा यहीं पर जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट में हम नया टॉपिक फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।